ठीक है, इसको हम बोल रहे थे पेरेंट सेल, और दीज आर टू डॉटर सेल्स जो डिवीजन से बनी। अब इस सेल साइकिल में हमने देखा कि दो मेजर स्टेजेस हैं, फर्स्ट है इंटरफेज, सेकंड है माइटोसिस यानी कि एम फेज। ठीक है, एम फेज को हम बोल रहे थे प्रिपरेशन फेज या प्रिपरेटरी फेज। इसमें सेल क्या कर रही है, बेसिकली प्रिपरेशन कर रही है कि जो उसको डिवाइड होना है, यहाँ पर माइटोसिस में क्या होगा, डिवीजन होगा सेल का, लेकिन उसकी तैयारी कहाँ होगी डिवीजन की, प्रिपरेटरी फेज यानी कि इंटरफेज में। ठीक है, इंटरफेज में हमने देखा था 3 सब स्टेजेस आर देयर जो सीक्वेंस में होती हैं, G1, S और G2। ठीक है, ये 3 सब स्टेजेस है, तो एक के बाद एक सेल इनमें जाएगी। लास्ट होता है हमारा माइटोसिस यानी कि एम फेज। ठीक है, इस सीक्वेंस को हमें कैसे याद रखना था, G1, S, G2 और M। ठीक है, इसको ऐसे हमें याद रखना है। एम फेज में यानी कि डिवीजन वाले फेज में भी पहले किसका डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का, यानी कि कैरियोकाइनेसिस। इसमें डिफरेंट 4 सब स्टेजेस हैं, यही हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट है जैसे कि प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज के बाद आती है मेटाफेज, थर्ड आएगी हमारी एनाफेज, और लास्ट हमारा टेलोफेज। ठीक है, ये 4 स्टेजेस में क्या होगा, हमारा जो भी जेनेटिक मटेरियल था, हाँ टेलोफेज, जेनेटिक मटेरियल था या डीएनए जो डबल हुआ था वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इन चारों का पर्पस या कैरियोकाइनेसिस का पर्पस यही है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसको डिवाइड कर देना। और लास्ट स्टेज होती है साइटोकाइनेसिस, जिसमें क्या करते हैं, बेसिकली साइटोप्लाज्म और उसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, हाँ उनको क्या कर देना है, हमें डिवाइड कर देना है, साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनल्स। तो क्या होंगे हमारी फाइनली 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगी। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन का क्या मतलब है, बताओ, इक्वेशनल डिवीजन का क्या मतलब है। मैम इक्वल डिवीजन होता है। इक्वल, हाँ इक्वल तो होगा, लेकिन क्या इक्वल होगा, क्या चीज इक्वल होगी। हाँ जी, डीएनए मतलब क्रोमोसोम नंबर, स्पेसिफिकली बोलना है हमें। ठीक है, इक्वल होगा, ये हमें समझ आ रहा है, क्या इक्वल होगा, आंसर टू, आंसर कैसे करना है, स्पेसिफिक, गोल गोल घुमा के नहीं, सब्जेक्टिव पेपर में भी टू द पॉइंट लिख कर आया करो। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर जो रहेगा, जो आपको पता है कितना है ह्यूमन के केस में 46, वो सेम ही होगा किसमें, पेरेंट सेल में और डॉटर सेल्स जो बनेंगे। ठीक है, दोनों में क्रोमोसोम नंबर 46 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, इसीलिए इसको बोल रहे हैं इक्वेशनल डिवीजन। हर चीज के पीछे ना, जैसे कि इक्वेशनल डिवीजन क्यों है, इसका रीजन पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आते हैं एआर वाले, एजर्शन रीजन वाले, उसमें स्टेटमेंट लिख दिया कि माइटोसिस इज द इक्वेशनल डिवीजन। अगर तुम्हें रीजन नहीं पता होगा तो तुम स्टेटमेंट को जज नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए प्रॉपर स्पेसिफिक रीजन हर चीज का तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो आज हम यही देखेंगे कि माइटोसिस क्या है, उसके स्टेजेस कैसे कैसे हैं। ठीक है, इसमें और देख लेते हैं जीवन में क्या होता है। जीवन में बेसिकली प्रिपरेशन, प्रिपरेशन तो पूरे में ही हो रही है इंटरफेज में। जीवन में किसकी प्रिपरेशन हो रही है, फॉर एम एस फेज, यानी कि सिंथेसिस ऑफ डीएनए के लिए। एस फेज के लिए क्या हो रही है, फॉर प्रिपरेशन हो रही है। यहाँ पे क्या बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे, एंजाइम्स बनेंगे, आरएनएज। ठीक है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, सेल का साइज इंक्रीज होगा। एस फेज में क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, या बोल दे रेप्लीकेशन होगा। रेप्लीकेशन और डुप्लीकेशन तो समझ है ना, समझ गए ना टर्म्स, इनमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। रेप्लीकेशन और डुप्लीकेशन से क्या मतलब है, एक एक वर्ड का मतलब समझने की ट्राई करा करो, अगर समझ नहीं आ रही तो पूछा करो। लास्ट क्लास में यही हुआ, बच्चे को नहीं समझ आया कि डुप्लीकेशन और रेप्लीकेशन से क्या मतलब है। अगर मतलब ही नहीं पता होगा तो ऑब्वियसली आप नहीं समझ पाओगे कि हो क्या रहा है। समझ आ गया ना, पूछो नहीं तो, डुप्लीकेशन और रेप्लीकेशन से क्या मतलब है, बोलो भाई, हाँ या ना, हाँ या ना तो बोलो, बता दूं, ठीक है ना, यही पूछ रही हूँ बस।
देखो डुप्लीकेशन से मतलब है कि हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46 होते हैं। ह्यूमन के केस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 46। तो इन सभी 46 की क्या हो जाएगी, एक एक कॉपी और बन जाएगी। ठीक है, डुप्लीकेशन मतलब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट वर्ड से आया ना, डुप्लीकेट मतलब एक कॉपी और बन गई। जितने भी 46 क्रोमोसोम्स थे वो ऐसे थ्रेड की तरह प्रेजेंट है हमारे न्यूक्लियस में। ठीक है, ऐसे लंबे लंबे सिर्फ धागे थे, उन धागों ने क्या करा, एक एक कॉपी सबने बना ली। ठीक है, ये इसकी बन गई, ये इसकी बन गई। ठीक है, तो इसी चीज को बोल रहे हैं हम डुप्लीकेशन, यानी कि डीएनए हमारा डबल हो गया अमाउंट में। और स्पेसिफिक साइंटिफिक टर्म में जो डीएनए की डबल हो रहा है, ये कॉपी बन रही है, इसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिका क्या होता है, रेप्लिका भी कॉपी को ही बोलते हैं, जैसे कॉपी पेस्ट होता है ना कंप्यूटर्स में। तो रेप्लिका का मतलब क्या है, रेप्लिका का मतलब भी होता है कॉपी बनाना किसी भी चीज की। ठीक है, तो ये क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन। तो किसकी कॉपी बन रही है, डीएनए की। कैसे बन रही है, वो हम 12th में पढ़ते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है। अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जितने भी 46 क्रोमोसोम्स थे, सबने एक एक अपनी कॉपी बना ली। समझ आई अब बात मोहित? डुप्लीकेट से आया है ये, और ये वर्ड आया रेप्लिका से। दोनों का मतलब क्या है, एक कॉपी बना लेना अपनी। ठीक है, तो एस फेज इज बेसिकली कमिटेड। एस फेज किसके लिए, स्पेसिफिकली डीएनए को दी गई है, उसमें और कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि डीएनए ही वो चीज है जो पूरी तरीके से सेल को चला रहा है। अगर उसके बनाने में ही कोई गड़बड़ हो गई, मान लो रेप्लिकेशन सही से नहीं हुआ, तो क्या होगा, पूरी सेल ही डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो इस काम को क्या करना है, बहुत सावधानी से करना है, ऐसे मानो। तो इसको स्पेशल किस में करवाया जाता है, एस फेज। इसमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर आती है हमारी G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है, एम फेज की तैयारी होती है, डिविजन की तैयारी होती है। तैयारी के लिए क्या चाहिए, वही चीजें, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कुछ सेल ऑर्गेनल्स, एनर्जी। ठीक है, यही सब चीजें क्या होंगी, G2 फेज में होंगी। और G2 के बाद सेल कहाँ पहुंच जाएगी, एम फेज में आ जाएगी। ठीक है, एम फेज में ये जो 4 स्टेजेस हैं, ये हम आज देखते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास में हमने इतना पोर्शन देखा था। अब देखो, एक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्रोमोसोम बन कैसे रहा है, कि डीएनए जो इतना लंबा, डीएनए कैसा है, डीएनए अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर का थ्रेड है हमारी बॉडी में। क्या है, धागे की तरह प्रेजेंट है। और कितना लंबा धागा, 2 मीटर का। ठीक है, तो ये एज अ थ्रेड जो प्रेजेंट है, ये क्या होता है, ये कॉइल होके क्रोमोसोम बनाता है, या इसको बोल देते हैं डीएनए पैकेजिंग, जो ये यहाँ लिखा है येलो में। ठीक है, कैसे होता है देखो, ये इनिशियली क्या है, ये डबल हेलिक्स डीएनए दिख रहा है, ये पूरा डीएनए था सिंपली, ये ऐसे पड़ा हुआ था। इसने क्या करा, इस कंडीशन में जब ये कॉइल नहीं हुआ, सिंपली ऐसे पड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन या क्रोमैटिन थ्रेड, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्रोमैटिन, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, जब सिंपली, जैसे हमने पीछे वाले चैप्टर में भी सेल के बारे में पढ़ा था, तो उसमें अंदर था न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या था, ऐसे क्रोमैटिन था, यही पढ़ा था सिंपली। ठीक है, डीएनए का लंबा लंबा पूरा 2 मीटर का थ्रेड, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन। अब क्या होता है, ये क्रोमैटिन जब कॉइल होके लास्ट में देखो यहाँ क्या बना रहा है, ये क्रोमोसोम बना लिया इसने, जो हम एक्स शेप का ऐसे बनाते हैं ना, एक्स शेप के दिखते हैं ना क्रोमोसोम्स ऐसे। तो ये कब बनता है, जब ये डीएनए कॉइल हो जाएगा। ठीक है, तब बनेगा ये लिखा है ना 2 मीटर वाइड। ठीक है, जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, उनमें बीच में कितना डिस्टेंस है, 2 नैनोमीटर का। ठीक है, 2 नैनोमीटर। अभी देखो ये कैसे कैसे बढ़ता जाएगा। फिर क्या होता है, डीएनए था सिंपली, पहले वो किस पे कॉइल होगा, वो कॉइल होगा ये ब्राउन कलर के जो आपको दिख रहे हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स पे कैसे कॉइल होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स का एक ऑक्टामर बनता है, यानी कि कितने, टोटल 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। 8 हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होंगे, एक साथ आके कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको हम बोलते हैं क्या, हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टामर बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें 4 टाइप के हिस्टोन है, 4 टाइप के हैं, लेकिन टोटल कितने हैं, 8। तो ये 8 प्रोटीन्स मिलके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उस स्ट्रक्चर के अराउंड क्या होगा, डीएनए घूम जाएगा।
एक तरीके से रैप कर लेगा उसको, ठीक है, चारों तरफ से रैप कर लेगा। इसको ऐसे समझ लो जैसे रील होती है ना धागे वाली सिलाई के लिए, तो उसमें क्या होता है बीच में गत्ते का रील होता है, ऐसे ही ये क्या है हिस्टोन प्रोटीन है, और थ्रेड क्या होता है उसके चारों तरफ लिपटा हुआ होता है। तो सेम कंडीशन यहाँ है, जैसे रील होती है वैसे ये हिस्टोन प्रोटीन है और डीएनए धागे की तरह इस पर लिपटा हुआ है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है। जब ये हिस्टोन और डीएनए आपस में एक साथ आ गए तो इस स्ट्रक्चर को बोला न्यूक्लियोसोम। ऐसे ही करते करते बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर ये लास्ट में न्यूक्लियोसोम जितने भी बने ये पास पास आ गए, देखो ये दिख रहे हैं यहाँ पे, ऐसे गोल गोल ये कॉइल हो गए, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स कंबाइन हो गए आपस में। तो ये ऐसे टेलीफोन वायर टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे। और तुम देखो यहाँ पे इसकी विड्थ बढ़ती जा रही है, पहले 2 नैनोमीटर था, अब 300 नैनोमीटर हो गया ये घूमते घूमते। पहले इनिशियली 30 था, फिर इसी का दोबारा कॉइलिंग होगा 700 नैनोमीटर, और लास्ट में जब पूरा कॉइल हो जाएगा तो हमारा क्रोमोसोम जो मिलेगा वो ओवरऑल 1400 नैनोमीटर वाइड हमें मिलेगा। 11 पेयर क्या लिखा है मतलब 11 पेयर बनते डीएनए के, इट मींस, ठीक है। तो लास्टली हमने देखा कि डीएनए कंडेंस होके, इसको कंडेंस बोल लो, पैकेजिंग बोल लो या कॉइलिंग बोल लो, ठीक है। तो डीएनए इनिशियली कैसा था, सिर्फ एक थ्रेड की तरह था, धागे की तरह या फाइबर की तरह पड़ा था किसके अंदर, न्यूक्लियस में। लेकिन वो कंडेंस होके कैसा बना, उसने क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करा, ठीक है। दूसरी बात, अभी तक जब हम इंटरफेस पढ़ रहे थे ना, इंटरफेस में हमने देखा कि क्या हो रहा है, डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ पे देखा था एस फेज में। तो एस फेज में क्रोमोसोम्स नहीं होते, उसमें क्या होता है, उसमें डीएनए सिंपली ऐसे थ्रेड की तरह ही होता है, ऐसे लंबा लंबा। उसमें क्रोमोसोम अभी नहीं बना होता, पैकेजिंग नहीं हुई होती डीएनए की, वो सिंपली थ्रेड की तरह होता है। यहाँ देखो क्रोमोसोम वर्सेस क्रोमैटिड। अब ये क्रोमैटिड है, ध्यान रखना, टिन नहीं है। एक होता है क्रोमैटिन और एक होता है क्रोमैटिड, दोनों में अंतर है, ठीक है। क्रोमैटिन क्या था जो हमने यहाँ पे देखा, सिंपल फाइबर डीएनए का, ठीक है। और क्रोमैटिड क्या होता है, जब कॉइलिंग शुरू होती है उसके बाद लास्ट में क्या बन गया, मान लो हमारा ये क्रोमोसोम बन गया, ठीक है। तो इस क्रोमोसोम के इन आर्म्स को बोलते हैं क्रोमैटिड। समझ आई बात, जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, तो एक ये सिंगल पोर्शन, ये एक क्रोमैटिड है, और ये दूसरा क्रोमैटिड, टीआईडी लास्ट में, ठीक है, ये दूसरा क्रोमैटिड है। सिमिलरली इस कंडीशन में ये एक क्रोमैटिड है और ये दूसरा क्रोमैटिड है, और दोनों क्रोमैटिड मिलके क्या बना रहे हैं, एक क्रोमोसोम बना रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्रोमैटिड, ये सेकंड क्रोमैटिड, और दोनों मिलके बन गई ये क्रोमोसोम, ठीक है। साथ के साथ ये दोनों क्या है, ये दोनों सिमिलर हैं 1 और 2, तो इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर, क्योंकि बिल्कुल सेम है, ट्विंस हैं, कॉपी है एक दूसरे की, ठीक है। इस कंडीशन में देखो ये जो कंडीशन दिखाई है ये वो दिखाई है जब डीएनए डबल नहीं हुआ, बिफोर द रेप्लिकेशन, बिफोर डुप्लीकेशन, ठीक है। ये क्या है, सिंगल थ्रेड की तरह है, ऐसे आप अपनी एनसीईआरटी में देखना, उसमें ऐसा ही डायग्राम है, सिंपली थ्रेड की तरह क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स नहीं, डीएनए पड़ा हुआ है या क्रोमैटिन पड़ा हुआ है, ठीक है। जब एस फेज हो जाएगा, एस फेज यानी कि डीएनए डबल हो गया, तो तुम देखो यहाँ ग्रीन की भी 2 कॉपी आ गई और ब्लू की भी 2 कॉपी आ गई। इन सभी ने क्या करा, अपनी एक एक कॉपी और बना ली। अब ये कॉपी जो बनी, इसको ऐसे समझ लो, अभी ये एज अ थ्रेड था, मेरे पास सिंगल एक क्रोमोसोम का थ्रेड था, ठीक है, और अभी रेप्लिकेशन नहीं हुआ है। जब रेप्लिकेशन होगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक और कॉपी बन जाएगी इसकी, अब मेरे पास 2 हैं क्योंकि रेप्लिकेशन हो चुका है। लेकिन इन दोनों को क्या रखना है, साथ साथ रखना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, ये सेल में इधर उधर घूमती रहेगी, पता ही नहीं चलेगा डिवीजन के टाइम पे कि किसको कहाँ जाना है। तो इनको क्या रखना होगा, साथ में अरेंज करके रखना होगा। तो क्या होता है, सेंट्रोमियर की हेल्प से इन दोनों क्रोमैटिड्स को क्या कर दिया जाता है, ज्वाइन कर दिया जाता है। ये देखो जो पर्पल पोर्शन तुम्हें दिख रहा है ये बीच में, ये क्या है, ये सेंट्रोमियर है। ये सेंट्रोमियर क्या कर रहा है, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को, यानी कि दोनों जो उसकी डीएनए की कॉपीज थी उनको साथ में रखेगा,
ठीक है, ऐसे ही एक क्रोमोसोम में हो गया और ऐसे ही दूसरा में हो गया। अगर ये साथ साथ नहीं होंगी, मान लो चारों इधर उधर घूम रही है सेल के अंदर न्यूक्लियस में, तो एट द टाइम ऑफ डिवीजन क्या होगा, हमें पता नहीं लगेगा कि कौन सी किस में जाएगी। अभी यहाँ तो कलर दिख रहा है, वहां थोड़ी दिख रहा है कलर, तो इनको क्या रखना होता है, इनको साथ में रखना जरूरी है ज्वाइन करके। वो काम कौन कर रहा है, सेंट्रोमियर कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, जब डिविजन होगा सेल का, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, तो क्या होगा, ये क्या होता है, यहाँ से जैसे ये सेंट्रोमियर मेरा थंब है, फिंगर है, ये सेंट्रोमियर यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा बीच में से, और स्प्लिट होकर ये दोनों अलग अलग होंगी। अलग अलग होने के बाद एक कॉपी, एक सिस्टर क्रोमैटिड एक न्यूक्लियस में, एक डॉटर में चली जाएगी, और दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड दूसरे डॉटर सेल में चला जाएगा। समझ आई ये बात? देखो यहाँ पे ये ऐसे ही बना हुआ है, ये पहले कॉपी बनी, रेड थी, एक रेड है और एक ब्लू है। जब यहाँ पे क्रोमोसोम ये डिवीजन हुआ एम फेज के बाद, ये दो डॉटर सेल्स बने, दोनों डॉटर सेल में ये क्रोमोसोम क्या हुआ, यहाँ से सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, ये ऐसे जो बना हुआ है ये यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा बीच में से, स्प्लिट होकर दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स एक एक कॉपी में चली गई और एक दूसरे डॉटर सेल में चली गई। समझ आई ये बात? समझ आ गई सबको? किसी को कोई डाउट? अब बाकी बच्चे कहाँ हैं यार, इतने सारे कहाँ चले गए सब लोग? चलो ठीक है, मॉर्निंग क्लास में टाइम नहीं मिल रहा क्या? तुम लोग रात को आते हो फिर, ये बताओ जरा। रात वाली क्लास भी करते हो, 10:30 वो 10:15 जो होती है? पहले तो बच्चे आ रहे थे, अब पता नहीं कहाँ चले गए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। सही है, तो ये चीज समझ में आ गई, क्रोमैटिड क्या है, क्रोमैटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या है। ठीक है, टिन और टिड में कंफ्यूज नहीं होना, ये क्रोमैटिड होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड, क्योंकि सेम टू सेम है ये दोनों। ठीक है, अब चलो देखते हैं व्हाट इज एम फेज यानी कि माइटोसिस। G1S G2, ठीक है, G1S G2 और M। ठीक है, G1S G2 हम देख चुके हैं, एम फेज हम देखेंगे। सबसे पहली बात यहाँ लिखिए कि ये फाइनल फेज है। फाइनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाकी इंटरफेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। 23 आवर्स क्या चलता है इंटरफेस, और लास्ट के 1 आवर सिर्फ माइटोसिस। तो हम कहाँ पहुंच गए हैं, लास्ट के 1 आवर में फाइनल फेज में हम पहुंच गए हैं सेल साइकिल के। ठीक है, इसमें क्या होगा, दो तरीके के दो स्टेप्स हैं एक तरीके से। फर्स्ट है कैरियोकाइनेसिस और सेकेंड है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, इसमें भी देखो तो ये शॉर्टेस्ट है, ऑल 4 शॉर्टेस्ट है ना, क्योंकि ये सिर्फ 1 घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी 23 घंटे इंटरफेस के, तो इसको बोल रहे हैं एम्फेसिस शॉर्टेस्ट ऑफ द 4 कौन से, ये वाले 4, G1S G2 और M में से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैरियोकाइनेसिस के 4 फेजेस दिए हुए हैं। फर्स्ट इज प्रोफेज, सेकंड इज मेटाफेज, थर्ड एनाफेज और फोर्थ हो गया हमारा टेलोफेज। ये 4 स्टेजेस है। इन 4 स्टेजेस में क्या क्या हो रहा है थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं, फिर आगे डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे देखो 4 थ्रेड्स दिए हुए हैं, 1 2 3 और 4। न्यूक्लियस के अंदर क्या दिया हुआ है, 4 डीएनए के थ्रेड्स दिए हुए हैं और सब डबल डबल है। ये डबल क्यों दिखाया है, क्योंकि सब में क्या हुआ है, कॉपी बन गई है। 1 2 3 4 चारों फाइबर की एक एक कॉपी बन गई। ठीक है, और ये कॉपी कहाँ है, ये न्यूक्लियस के अंदर है। साथ के साथ क्या हो रहा है, ये देखो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन कैसे दिखाया है आपको, डैश लाइन में दिखाया है, कंप्लीट लाइन नहीं बनाई, क्योंकि ये डिसअपियर हो रहा है। क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज में गायब हो जाता है, ब्रेक होके डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, वही यहां पर हो रहा है। अब ये ग्रीन कलर के क्या है, ग्रीन कलर के जो ये पोर्शंस हैं, दीज आर सेंट्रियोल्स। कौन बताएगा व्हाट इज सेंट्रियोल? सेंट्रियोल क्या होता है, ध्यान आ रहा है किसी को? हमने पढ़ा था सेल वाले चैप्टर में, सेल ऑर्गेनल्स में। बताओ कुछ भी याद है सेंट्रियोल के बारे में, एनी इंफॉर्मेशन? नहीं, सेंटर सेंटर से नहीं तुमने यहाँ पे प्रॉपर वो लगा दिया मेथड कि जैसा नाम है वैसा काम है। ठीक है, सेंट्रियोल नहीं, ये सेंटर में नहीं होता। थोड़ा थोड़ा तुम सही जा रहे हो, और सोचो सेंट्रियोल किस पे होता है, क्या काम है? एनीवन? गगन, शुभम? गलत बताना भी जरूरी है, जैसे मोहित ने बताया गलत बताना भी जरूरी है। आप गलत बताते हो ना तो आपको याद रहता है, अच्छा मैंने ये बताया था लेकिन ये था इसका आंसर। तो ट्राई टू आंसर जो भी दिमाग में आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं व्हाट इज सेंट्रियोल। सेंट्रियोल इज इंपॉर्टेंट
एक यहाँ पे थोड़ा सा सेंट्रियोल के बारे में देखते हैं। सेंट्रियोल क्या है? एक सेल ऑर्गेनल है, जैसे हमारी बॉडी में ईआर है, ठीक है, गेसिंग इज राइट। चलिए आगे देखते हैं, सेंट्रियोल के बारे में देख रहे हैं हम, यहाँ सेंट्रियोल लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट बात, पहली चीज सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, जैसे कि ईआर है हमारी बॉडी में, गोल्गी बॉडीज है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उसी तरीके से क्या है? सेंट्रियोल है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये सेल ऑर्गेनल है। सेकंड पॉइंट, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में होता है, ये याद रखना है, ये आ सकता है क्वेश्चन। प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ये स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन? स्पिंडल फाइबर्स का, ठीक है। ये जितना मैं पॉइंट लिख रही हूँ इस पेज पे, ये ऑल आर इंपॉर्टेंट। स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं? आप यहाँ देखो, ये ग्रीन कलर की जो दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? ये स्पिंडल फाइबर्स है। और ये कौन बना रहा है? ये सेंट्रियोल बनाता है। और इन्हीं स्पिंडल फाइबर के थ्रू क्या होगा? हम क्रोमोसोम्स को, जो हमारी सिस्टर क्रोमैटिड्स थी ना ये दोनों, इनको हम अलग अलग खींच के अलग करेंगे। और खींचने के लिए तुम समझ लो हमें रस्सी चाहिए, ये रस्सी वो है स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स क्या कर रहे हैं? एक तरीके से रस्सी का काम कर रहे हैं, ये क्रोमैटिड्स को खींचकर अलग करेंगे, ठीक है। तो ये स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? सेंट्रियोल, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कब हो रहा है? भाई इसकी भी तो कॉपी बनेगी ना। सभी सेल ऑर्गेनल्स क्या हो रहे हैं? डबल हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें दोनों सेल्स में जाना है, डॉटर सेल्स में। तो बाकियों का तो G1 में और G2 में हो रहा है, लेकिन सेंट्रियोल इज इंपॉर्टेंट। वो फिर इंपॉर्टेंट है, जैसे डीएनए इंपॉर्टेंट है, तो इसका रेप्लिकेशन भी एस फेज में होता है। रेप्लिकेशन से मतलब है डुप्लीकेशन, जो इसकी कॉपी बनेगी वो कहाँ बनेगी? वो एस फेज में बनती है, डीएनए के साथ। समझ आ गई? ये चार बातें इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट है कि व्हाट इज सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम भी सुना होगा। सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम में क्या डिफरेंस है? सेंट्रियोल कितने होते हैं? दो होते हैं नंबर में, ये बनाया मैंने दो। और दो ये कैसे होंगे? परपेंडिकुलर अरेंज्ड, 90 डिग्री पर होंगे एक दूसरे के, ठीक है। हमेशा ये 90 डिग्री पर होंगे। सिलेंडर की तरह शेप होता है, सिलेंड्रिकल ट्यूब, और 90 डिग्री में अरेंज्ड होंगे, ठीक है। अब ये सेल में प्रेजेंट है, तो साइटोप्लाज्म के किसी पोर्शन में प्रेजेंट होंगे ना। तो साइटोप्लाज्म के जिस पोर्शन में ये प्रेजेंट होते हैं, उस पोर्शन को हम सेंट्रोसोम बोल देते हैं। समझ आ गई बात? इनके बाहर कोई भी ऐसा मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, कोई भी कवरिंग नहीं है, लेकिन एक लिमिटेड एरिया ये साइटोप्लाज्म में लेके चलते हैं। उस लिमिटेड एरिया को बोल देते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है। या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वन सेंट्रोसोम हैज टू सेंट्रियोल्स, ठीक है। वन सेंट्रोसोम में कितने हैं? दो सेंट्रियोल हैं। समझ आ गई? ये सेंट्रियोल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। इसमें से एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। चलो, तो ये ग्रीन वाले क्या हैं? ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, जो कौन बना रहा है? सेंट्रियोल बना रहा है, ठीक है। तो हमने, हाँ, तो हम ये देख रहे थे कि ग्रीन वाले सेंट्रियोल्स कर क्या रहे हैं। ये क्या करते हैं? ये प्रोफेज के टाइम पर, यहाँ लिखा है ना प्रोफेज, प्रोफेज के टाइम पे क्या होता है? ये सेंटर से, जैसे कि अभी उसने बताया मोहित ने, ये क्या करेंगे? ये सेंटर से पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। पोल्स समझते हो? पोल्स क्या होता है? ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना, पढ़ा है ना, नॉर्थ और साउथ पोल यानी कि एंड्स। अब तुम इसको सेल को ऐसे कंपेयर कर लो जैसे कि अर्थ, इसमें क्या है? सेंटर है, इक्वेटर, ठीक है, और दो पोल्स है नॉर्थ और साउथ, यानी कि दो एंड सेल के, ठीक है। तो सेंट्रियोल एक तरीके से इक्वेटर से, सेंटर ऑफ द सेल से नॉर्थ और साउथ की तरफ, यानी कि पोल्स की तरफ, ऑपोजिट एंड्स की तरफ मूव करना शुरू कर रहे हैं। ये दिख रहे हैं ना एरो, ये क्या कर रहे हैं? मूवमेंट शो कर रहा है इसका। जब ये मूव करेंगे, मूव करते करते इनमें से ना कुछ फाइबर्स निकलने शुरू होंगे ऐसे, ठीक है, दोनों में से ऐसे फाइबर्स निकलने शुरू होंगे, ठीक है, जो यहाँ पे ग्रीन कलर्स के इन्होंने दिखाए हैं। दीज फाइबर्स आर स्पिंडल फाइबर्स। ये जब बड़े हो जाएंगे तो यही स्पिंडल फाइबर्स हमारे बना लेंगे, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे ये सेंटर से मूव करेंगे, इनमें से फाइबर्स यानी कि स्पिंडल वाले जो भी थे थ्रेड्स, वो निकलने भी शुरू हो जाएंगे साथ के साथ। मूव कर रहे हैं और स्पिंडल फाइबर्स इनमें से निकल रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया ये? तो दिस इज प्रोफेज। अभी आगे दोबारा देखेंगे, बेसिक देख रहे हैं सर। तो प्रोफेज के टाइम पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रहा है और सेंट्रियोल्स का मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। मेटाफेज में क्या होता है, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर पे यानी कि यहाँ पे सेंटर पे आके क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, यहाँ पे आके लग जाएंगे। ठीक है, सेंटर पे आके एक लाइन में लग जाएंगे। यहाँ दिख रहे हैं ब्लू कलर के, ये कहाँ आ गए, एक तरीके से बीच में आ गए ना सेल के। और सेंट्रियोल्स देखो पोल्स पर पहुंच गए। ठीक है, सेंट्रियोल पोल्स पर पहुंच जाएंगे और मेटाफेज में जो हमारे क्रोमोसोम्स थे वो बीच में आके सेल पे इक्वेटर पे अलाइन हो जाएंगे। ठीक है। एनाफेज में बेसिकली क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर्स थे, जो थ्रेड्स थे, वो दोनों क्रोमैटिड्स को खींच के अलग करना शुरू कर देंगे। अलग करके कहाँ ले जाएंगे, उनको खींचेंगे तो पोल्स की तरफ ये खींच लेते हैं। सेंटर से क्या करना है, इन दोनों को दूर करना है, तो सेंटर से पोल्स की तरफ वो खींचेंगे। ठीक है। लास्ट में क्या होता है, टेलोफेज में ये जब पोल्स पे पहुंच जाते हैं क्रोमैटिड्स, तो दोबारा से क्या होता है, हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाता है और सेल फाइनली हमारी साइटोकाइनेसिस के थ्रू क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये जनरल देखा है। अब एक एक करके इन चारों फेजेस को हम देखते हैं। देखो, फर्स्ट कौन सी फेज है, प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज होगी, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और लास्ट में टेलोफेज। अब इनमें ना कुछ ना कुछ इवेंट्स हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं कि किस में क्या होता है। पहली बात, प्रोफेज है फर्स्ट और लॉन्गेस्ट। ठीक है, फर्स्ट तो है ही, और इन चारों में सबसे ज्यादा टाइम किस में लग रहा है, प्रोफेज में ही लग रहा है। अब प्रोफेज में क्या क्या काम हो रहे हैं, पहली बात, जो हमारा डीएनए का थ्रेड था, ऐसे था ना अभी, तो ये थ्रेड कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाएगा। ठीक है, जो अभी तक इंटरफेज में नहीं बने थे, एस फेज में सिंपली थ्रेड था डीएनए का, वो ऐसा एक्स शेप स्ट्रक्चर नहीं बना था। वो कहाँ बनेगा आके, वो क्रोमोसोम में बने, वो इसमें बनेगा प्रोफेज में। अगर हम इस उससे देखते हैं ना माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो हमें क्रोमोसोम्स कभी भी नहीं विजिबल होंगे जब तक प्रोफेज का खत्म नहीं हो जाएगा। जब तक प्रोफेज एंड नहीं होने वाला होगा ना, तब तक हमें ये क्रोमोसोम्स विजिबल नहीं होंगे। उससे पहले हमें सिर्फ ऐसे फाइबर फाइबर ही दिखते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, क्रोमैटिन फाइबर का क्या हो जाना, कंडेंस हो जाना या क्वाइलिंग हो जाना। ठीक है, कंडेंस होके क्या बना लिया उन्होंने, क्रोमोसोम्स। ठीक है, यहां लिखा है, समझ आ गई। सेकेंड पॉइंट क्या है, जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनल से, जैसे कि गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या होंगे, ये डिसअपियर होने शुरू हो जाएंगे, ये गायब होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हम बेसिकली क्रोमोसोम्स के लिए स्पेस चाहिए सेल में। क्रोमोसोम्स को क्या होना है, क्रोमोसोम्स को डिवाइड होना है, उनको अलग अलग होना है, मूव करना है पूरी सेल में, स्पिंडल फाइबर्स को बनना है, तो क्या चाहिए, पूरी सेल में स्पेस चाहिए। और तो क्या करना होगा, हमें इन्हें बाहर लाना होगा, बाहर लाने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक करना होगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होगा और न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स कहाँ आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म में एक तरीके से तैरने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, सेंट्रियोल्स, देखो ये रहे सेंट्रियोल्स, क्या कर रहे हैं, सेंटर से पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। ये इधर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, यहाँ पे एंड में क्या होगा, ये इधर आ गया और ये ऊपर की तरफ पहुंच गया। और ब्लू कलर के देखो, इसमें क्या निकल रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स ऐसे रेज की तरह निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चार काम किसमें हो रहे हैं, प्रोफेज में, आपको ये याद रखना है। और दूसरी बात, अगर सब्जेक्टिव पेपर तुम्हारा होता है, जैसे यूनिट टेस्ट हो गया या लास्ट में एक मार्च में एग्जाम होगा, तो सेल वाले चैप्टर से, इससे सेल साइकिल से अगर कुछ भी पूछते हैं तो उसमें डायग्राम जरूर बनाकर आना। ठीक है, ये तो तुम बताओगे जतिन, मुझे नहीं पता कम क्यों आए हैं। आप बताओ कहाँ चले गए सारे तुम्हारे दोस्त, बताओ भाई। बाकी बच्चे बताएंगे कहाँ है तुम्हारे दोस्त सब, किसी को पढ़ाई नहीं करनी है। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है अपने आप पढ़ रहे हो बच्चे। दोस्त नहीं है कोई भी, कोई बात नहीं।
सोने दो उन्हें, सोने वालों को जाग जाना चाहिए। हर्ष आप भी लेट आए हो बेटा, ठीक है। चलो, तो इतनी बात समझ में आई। प्रोफेज में क्या हो रहा है, हमारे जो भी सेल ऑर्गेनल्स थे वो डिसअपियर हो गए, गायब हो गए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो था वो पूरा मेम्ब्रेन ब्रेक होके वो भी गायब हो गया। साथ के साथ सेंट्रियोल्स पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, और मूव करते करते उनमें से स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हाँ, 5th पॉइंट क्या है, हमारे क्रोमोसोम सब विजिबल होंगे, क्रोमोसोम्स बनने स्टार्ट हो गए हैं, वो कॉइल होके क्या हो गए हैं, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम्स पूरे फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। इसके बाद मेटाफेज का इंपॉर्टेंस क्या है। मेटाफेज में जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो यही होता है कि जो भी हमारे क्रोमोसोम्स पीछे बने प्रोफेज में, वो क्या होंगे, वो सब सेंटर में आकर अलाइन हो जाएंगे। सेंटर में यानी कि इक्वेटर पर। अगर हम 0 डिग्री बोले सेंटर को, जैसे अर्थ पे सेंटर का है, इक्वेटर है, सिमिलरली यहाँ पे सेल में क्या है, सेंटर में सारे ये क्रोमोसोम्स हमारे अलाइन हो गए, आकर लग गए। ठीक है, इसको बोलते हैं, जहां पे एंटर आकर लगे हैं, इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटर से रेफरेंस लेते हुए इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, मेटाफेजिक प्लेट, सारे क्रोमोसोम सेंटर में आ गए। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या होती है इसमें, जो सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं, ये ब्लू कलर के दिख रहे हैं ना, थ्रेड्स वगैरह, इन स्पिंडल फाइबर्स में, मान लो ये था सेंट्रियोल और इससे फाइबर्स निकले ये। ठीक है, जब ये शॉर्ट फाइबर्स थे, ये एक तरीके से स्टार का सा फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, जैसे बीच का सेंटर और उससे रेज निकल रही हैं, तो स्टार लाइक फॉर्मेशन को इसको बोलते हैं एस्टर रेज। ठीक है, एस्टर का फॉर्मेशन, स्टार टाइप फॉर्मेशन। ठीक है, और जब ये जो ये रेज हैं या ये थ्रेड्स हैं, ये बड़े होंगे, लॉन्ग हो जाएंगे ना धीरे धीरे, यहां पर हो गए। इनमें तुम देखो 3 तरीके के दिख रहे हैं आपको। एक तो ये है सिंपली जो किसी भी क्रोमोसोम से अटैच नहीं हो रहे। ठीक है, एक क्या हो रहे हैं, क्रोमोसोम से अटैच हो रहे हैं, देखो बीच में, जैसे ये वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या हो रहा है, ये क्रोमोसोम से अटैच हो रहा है। ये वाले सेकंड और थर्ड किसी से अटैच नहीं हो रहे। और एक कंडीशन ये है, ये क्या हो रहे हैं, ये आपस में अटैच हो रहे हैं, 4th कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट वाला किससे हो रहा है, क्रोमोसोम से अटैच हो रहा है, जैसे यहां पे भी देख सकते हो। क्रोमोसोम से जो स्पिंडल जो थ्रेड्स अटैच होते हैं वो तो सिंपली कहलाते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, सेंट्रियोल से क्या निकल रहे हैं, बहुत तरीके के थ्रेड्स निकल रहे हैं, फाइबर्स निकल रहे हैं। जो फाइबर क्रोमोसोम से अटैच होगा उसको बोलेंगे स्पिंडल फाइबर। जो किसी से अटैच नहीं होगा, ये सेकंड वाला कंडीशन, उसको बोलते हैं एस्टर फाइबर्स या एस्टर रेज। ठीक है, ये किसी से अटैच नहीं होंगे, इनका एंड कैसा रहेगा, फ्री ऐसी पड़े हैं सेल में। 4th तरीके के जो आपस में अटैच हो गए, एक स्पोल से निकला थ्रेड और एक स्पोल से निकला, और ये आपस में थोड़े से ज्वाइन हो गए, तो इनको बोलते हैं इंटरजोनल फाइबर्स। ठीक है, इंटरजोनल फाइबर्स, इनका काम क्या है, ये आपस में ना एक दूसरे को पुश करते हैं। इंटरजोनल फाइबर क्या करेंगे, एक दूसरे को पुश करेंगे, क्योंकि ये भी प्रोटीन्स है। ठीक है, ये क्या है, ये प्रोटीन के बने हैं, इनमें कुछ चार्ज होता है, तो ये चार्ज की वजह से क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे। उस धक्केबाजी में क्या होगा, जो हमारी सेल गोल थी, ऑलमोस्ट गोल थी, वो थोड़ी सी इलोंगेट हो जाएगी। ये दिख रही है आपको, थोड़ी सी कैसी हो गई, ओवल शेप्ड हो गई है। ठीक है, इसको ओवल होना इसलिए जरूरी है क्योंकि बाद में ये क्लीवेज फरो, यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा। जब साइटोकाइनेसिस होगा तो ये अंदर जाके क्या होगा, ये ऐसे डिवाइड होगा पूरा सेल, और हमारी 2 सेल्स अलग अलग बन जाएंगी। ठीक है, तो सेल को थोड़ा सा क्या होना पड़ेगा, सेल को थोड़ा सा लॉन्ग होना पड़ेगा, हाँ, क्लीवेज फरो जो बोलते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, थोड़ा सेल इलोंगेट होगा, तो वो काम कौन कर रहे हैं, वो इंटरजोनल फाइबर्स हमारे कर रहे हैं। समझ आई ये बात। ठीक है, अब जो ये स्पिंडल फाइबर्स थे, ये किससे अटैच हो रहे थे, ये क्रोमोसोम से अटैच हो रहे थे। किस पे अटैच होते हैं, काइनेटोकोर पर, ये याद रखना है। जो स्पिंडल फाइबर्स पोल से निकल रहे हैं, सेंट्रियोल से निकल रहे हैं, वो क्रोमोसोम के कहाँ अटैच होंगे, क्रोमोसोम पे एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होगा ऐसे।
ठीक है, सेंट्रोमियर तो बीच में था, ठीक है, सेंट्रोमियर के ऊपर एज अ हुक मान लो, हुक मान लो, या बोल दो डिस्क शेप स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर। भाई जो धागा आ रहा है उसको कहीं बांधने के लिए जगह चाहिए ना, तभी तो हम उसको खींच पाएंगे। तो वो धागा जो स्पिंडल फाइबर है वो कहाँ अटैच होगा, वो इन ग्रीन वाले काइनेटोकोर्स पर अटैच होगा, जो यहाँ से कहीं से लगे हुए होंगे इससे, ठीक है। जब वो धागा यानी कि स्पिंडल फाइबर ये ब्लू कलर का इस पर आकर अटैच हो गया, तो क्या करेगा, ये इन दोनों को खींचना शुरू करेगा पोल्स की तरफ, ठीक है। और खींचने में क्या होगा, ये सेंट्रोमियर बीच में से स्प्लिट हो जाएगा, सेंट्रोमियर क्या हो जाएगा, बीच में से स्प्लिट होगा। सेंट्रोमियर स्प्लिट होते ही क्या होगा, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हमारे अलग अलग हो जाएंगे। समझ आ गई इतनी बात, ये लिखा है देखो, ये दोनों स्प्लिट हो गए यहाँ से, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में पोल्स की तरफ क्रोमैटिड्स मूव करने लगेंगे। समझ आई इतनी बात। तो मेटाफेज में बेसिकली क्या हो रहा है, सेंटर में हमारे क्रोमोसोम सारे अलाइन हो रहे हैं और स्पिंडल फाइबर्स उनसे आके अटैच हो गए काइनेटोकोर पर। समझ आ गई यहां तक। आगे देखें एनाफेज, ठीक है। मेटाफेज पे आता है बेसिकली क्वेश्चन कि मेटाफेज में क्या होता है, इक्वेटोरियल अलाइनमेंट होता है सभी क्रोमोसोम्स का, ठीक है। एनाफेज इन सभी में चारों में क्या है, शॉर्टेस्ट फेज है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कौन सी थी, प्रोफेज, शॉर्टेस्ट है एनाफेज। इसमें क्या होगा, क्रोमैटिड्स खींचने शुरू हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिड्स होना चाहिए, मूव टुवर्ड्स पोल्स, पोल्स की तरफ हो जाएंगे खींचने, कैसे, स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू, स्पिंडल फाइबर ऐसे रस्सी की तरह उन्हें पोल्स की तरफ खींच रहे हैं। यहाँ देखो ये दोनों ब्रेक हो गए, सेंटर से हट गए और पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। एनाफेज में सिर्फ इतना ही होता है, इसी का यही इंपॉर्टेंस है कि ये क्या होंगे, पोल्स की तरफ मूव करने शुरू हो जाएंगे। और पोल्स की तरफ मूव कैसे हो रहे हैं, क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल से बने हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं प्रोटीन, तो वो क्या होते हैं, वो शॉर्ट होने शुरू हो जाएंगे, शॉर्ट होंगे तो वो पोल्स की तरफ उनको खींचने लगेंगे, ठीक है। पोल्स पर पहुंचते ही ये क्या है, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो क्या बन गए, सिस्टर क्रोमैटिड्स, जो फ्यूचर डॉटर सेल बनेगी उसका क्रोमोसोम बन गया ना ये क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है ना। फ्यूचर डॉटर सेल का क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड, उसका क्रोमैटिन मटेरियल है या क्रोमोसोम है। समझ आई ये बात, ठीक है। और एक पॉइंट इसमें ये है, जब ये इनको ये खींचते हैं तो ये वी शेप में चलते हैं ऐसे, ठीक है, वी शेप में चलेगा। जो सेंट्रोमियर है वो पोल की तरफ रहता है और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये सेंटर की तरफ होंगे, तो ये वी वी शेप में चलेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, ठीक है। समझ आ गई बात। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट फेज है टेलोफेज। टेलोफेज क्या होती है, ऑब्वियसली पूरी रिवर्स होती है ये, रिवर्स ऑफ प्रोफेज। जो काम प्रोफेज में हुआ है उसका उल्टा यहां पर होगा सारा, ठीक है। प्रोफेज में क्या हुआ था, हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो गया था, यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बनने लगेगा क्रोमैटिन या क्रोमोसोम्स के अराउंड, ठीक है। उसपे क्या होता है, ईआर बॉडीज, गोल्गी बॉडीज ये सब गायब हो गई थी, यहाँ पे क्या होगा, दोबारा से आ जाएगी, न्यूक्लियोलस दोबारा आ जाएगा, ईआर गोल्गी बॉडीज ये सब क्या आ जाएंगे, ये दोबारा से आने शुरू हो जाएंगे, रीअपियर हो जाएंगे, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स, जब तक स्पिंडल फाइबर्स का रोल खत्म हो गया ना, उन्होंने क्या करा, दोनों को सेपरेट करके पोल्स तक पहुंचा दिया, तो स्पिंडल फाइबर्स भी डिसअपियर हो जाएंगे, उनका रोल फिनिश हो गया, तो उनका डिसअपियर होना ही सही है, ठीक है। ये हमने देख लिया। साथ के साथ क्या होगा, जो क्रोमोसोम था या जो क्रोमैटिड्स थे, ठीक है ना, वो क्या होंगे, वे दोबारा से डीकंडेंस हो जाएंगे, अनकॉइल हो जाएंगे, और डीकंडेंस होके दोबारा क्या बना लेंगे, क्रोमैटिन। अब वो ऐसे एक्स शेप में नहीं दिखेंगे, वो दोबारा से थ्रेड्स का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। क्रोमोसोम क्रोमैटिड्स में वो क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आई बात, ठीक है। प्रोफेज में क्या हो रहा था, प्रोफेज में थ्रेड से क्रोमोसोम बन रहा था, थ्रेड यानी कि क्रोमैटिन से क्रोमोसोम, और प्रोफेज में टेलोफेज में उल्टा हो रहा है,
टेलोफेज में रिवर्स हो रहा है क्योंकि अब सेल बन चुकी है, फ्यूचर डॉटर सेल्स बन चुकी है। अब लास्ट में क्या होगा, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन क्लीवेज फरो बना के दोनों को अलग अलग कर देगा। हमारा जो न्यूक्लियस का डिवीजन था, जो जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन था, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो टेलोफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम से दोबारा से क्रोमैटिन थ्रेड हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिवर्स प्रोसेस है, ऑपोजिट बिल्कुल। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी है। टेलोफेज खत्म होते होते क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन ये अंदर की तरफ आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखो। ठीक है, जैसे इसमें दिख रही है, थोड़ा सा डायग्राम ब्लर्ड है, ऐसे देखते हैं। हमारा न्यूक्लियस या क्रोमोसोम क्या था, वो पोल्स पर पहुंच गया था स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से। अब इसके बाहर क्या आ गई, पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके बाहर आ चुका है। ठीक है, अब क्या होगा, ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जाती जा रही है और जाते जाते ही बिल्कुल सेंटर में आके ज्वाइन हो जाएगी। इसको बोल देते हैं क्लेवेज फरो। और ये सिर्फ एनिमल सेल्स में ही होता है। ठीक है, ये याद रखना है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं है, तो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ बेंड हो सकती है, वो अंदर अंदर बेंड होती जाएगी और ज्वाइन हो जाएगी। तो ज्वाइन होकर दो सेल्स अलग अलग हो जाएंगी। लेकिन प्लांट सेल के केस में क्या होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो वो टफ सेल है। प्लांट की सेल कैसी है, हार्ड है, तो वो ऐसे अंदर को दब नहीं सकती। जैसे यहाँ पे हम ऐसे दबा रहे थे इसको, ये ऐसे नहीं जाएगी अंदर की तरफ, इसमें फरो नहीं बनेगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक न्यूक्लियस इधर था और एक न्यूक्लियस इधर था डॉटर सेल का, इसमें क्या होगा, सेंटर से बिल्कुल सेंटर से सेल प्लेट का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा बाहर की तरफ, ऐसे सरफेस की तरफ, सेंटर से सरफेस की तरफ सेल प्लेट बननी शुरू होगी। ठीक है, और ये ग्रो करते करते कहां तक पहुंच जाएगी, पूरा बाउंड्री तक पहुंच जाएगी। ठीक है, जब ये बन गई, इसके बाहर एक और कवरिंग बनेगी जिसको हम बोलते हैं मिडल लैमेला। ठीक है, ऐसे इसके बाहर क्या बन जाएगी, मिडल लैमेला भी बन जाएगी। जैसे ये कंप्लीट होगा, ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगी, मिडल लैमेला बन गई, ये दो सेल्स हमारे यहाँ पर बनके तैयार हो जाएंगी प्लांट की। तो याद क्या रखना है कि क्लेवेज फरो किस में बनता है, एनिमल सेल्स में। और इन केस ऑफ प्लांट्स सेल प्लेट के थ्रू क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, यही दो बातें हैं इसमें, ये ध्यान रखनी है, यही चीज यहाँ लिखी है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताओ। डायग्राम्स ध्यान रखने हैं, डायग्राम कोई नहीं भूलेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, प्रोफेज मेटाफेज। एनसीईआरटी में जो डायग्राम्स हैं उनको जरूर देख लेना, उसमें ऐसे ही दिया है तुम्हारे, थ्रेड थ्रेड की तरह डीएनए दिया है पहले, और बाद में उन्होंने क्रोमोसोम्स की तरह बनाया है ऐसे करके। क्योंकि क्रोमोसोम्स हमें प्रोफेज से पहले विजिबल नहीं होते। अगर तुम माइक्रोस्कोप से सेल डिवीजन देखने चलोगे तो तुम्हें प्रोफेज से पहले कहीं भी ऐसे एक्स कलर, एक्स शेप का क्रोमोसोम नहीं दिखेगा, वो सिंपली ऐसे धागे से ही दिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो तब तक क्या हुए हैं, वो कंडेंस नहीं हुए, वो कॉइल नहीं हुए। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो हम ये सब पढ़ते हैं ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, 4 फेज पढ़ रहे हैं, और चारों में हम कह रहे हैं ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन कोई भी स्टेज ऐसी क्लियर डिस्टिंग्विश्ड नहीं है। इसमें क्या होता है, जब एक फेज खत्म नहीं हुई, दूसरी फेज का काम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हम सिर्फ पढ़ने के लिए बोल रहे हैं कि इतना काम होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, ऐसा नहीं है। ये ओवरलैपिंग है सारी स्टेजेस। प्रोफेज में पूरा सेंट्रियोल यहाँ तक पहुंचेगा नहीं, क्या स्टार्ट हो जाएगा, मेटाफेज में क्रोमोसोम सेंटर पे लगने अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में मान लो पूरा पोल्स तक नहीं पहुंचे, वो जो क्रोमोसोम्स थे वो पोल्स तक नहीं पहुंचे सेपरेट होके, लेकिन टेलोफेज का कुछ कुछ पोर्शन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाएगा। टेलोफेज कंप्लीट नहीं होगा पूरा, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है स्टेजेस, ये सारी स्टेजेस थोड़ी सी ओवरलैपिंग हैं। ठीक है, समझ आई बात। प्लांट सेल में सेल प्लेट होता है। ठीक है मोहित, यहाँ देखो इस डायग्राम में थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ब्लर्ड इमेज है ये। जैसे प्लांट में सेल में ना सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है डिफरेंट मटेरियल से, और ये सेल प्लेट सेंटर से बननी शुरू होगी बिल्कुल सेल के, और बाहर की तरफ ऐसे ग्रो करती जाएगी, ऊपर भी और नीचे भी। और पूरा ये क्या करेगी, दोनों को एक फिर ज्वाइन हो जाएगी, और पूरा दो सेल्स को क्या कर दिया इसने, डिवाइड कर दिया एक को बीच में से।
ठीक है। जब ये डिवाइड कर देती है तो इस पे मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन और मिडिल लैमेला की एक लेयर और आ जाती है। मिडिल लैमेला का क्या रोल है, ध्यान आ रहा है कुछ? व्हाट इज मिडिल लैमेला? मिडिल लैमेला होता है सीमेंटिंग मटेरियल, एक तरीके से सीमेंट की तरह काम करता है। ये सभी प्लांट सेल्स को आपस में जोड़ कर रखता है। अब ये दो सेल हो गई ना, 1 और 2, तो इनको जोड़ना भी तो पड़ेगा। वो काम कौन करेगा? वो मिडिल लैमेला करता है। जैसे एक एक्स्ट्रा लेयर का फॉर्मेशन कर देगा ये रेड कलर की, मान लो एक लेयर और बन जाएगी इस पे, जिसको हम बोलते हैं मिडिल लैमेला। हमारी इसमें प्लांट्स में जितनी भी सेल होती है उन सभी के बीच में एक मटेरियल फिल्ड होता है सेल वॉल्स के बीच में, ठीक है। जैसे दीवार पे क्या है, सीमेंट फिल है ईंटों को चिपकाने के लिए, वही काम यहाँ पे मिडिल लैमेला करता है। जितनी भी नेबरिंग सेल्स है उनको सबको होल्ड करके रखता है, चिपका के रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो सेल बनी है तो उनको चिपकाना भी तो पड़ेगा। तो सेल प्लेट बनी पहले, सेल क्या हो गई, डिवाइड हो गई, और फिर मिडिल लैमेला के थ्रू उसको चिपका दिया गया दोनों सेल्स को साथ में, ठीक है। तो जैसे उसमें क्लीवेज फरो बन रहा है, यहाँ पे बनेगी सेल प्लेट, सही है। इसके साथ क्या है, अब देखो कुछ ना चेक पॉइंट्स होते हैं, ये कोर्स में नहीं है तुम्हारे, लेकिन ऐसे ही देख लो थोड़ा सा ब्रीफ में। जैसे G1S और G2M, ठीक है, चेक पॉइंट्स होते हैं कुछ सेल साइकिल की क्या प्रोसेसिंग में, ठीक है। जैसे सेल मूव करेगी G1 से S की तरफ जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, एक चेक पॉइंट होगा। वो चेक पॉइंट ये देखेगा कि क्या S में जाने से पहले, S में अगर सेल जा रही है तो G1 में जितना काम उसे करना था उसने करा या नहीं करा, ठीक है। अभी बताती हूँ, अभी बताऊंगी, ठीक है। पहले ये चेक पॉइंट देखते हैं फिर बताती हूँ, ठीक है गगन। चेक पॉइंट का क्या मतलब है, चेक पॉइंट का मतलब है चेक करेगी सेल कि G1 से अगर तुम S में जा रहे हो तो G1 में जो जो काम करना था तुमने करा या नहीं करा। अगर करा, सारा काम कंप्लीट है, अप टू डेटेड है, सारी चीजें बन चुकी हैं, तो सेल क्या होगी, S में आराम से एंटर हो जाएगी। अगर G1 में उसने कोई भी काम कंप्लीट नहीं करा, या तो प्रॉपर प्रोटीन्स नहीं बने, प्रॉपर एंजाइम्स नहीं बने जो आगे रिक्वायर्ड थे S फेज में, तो क्या होती है, वो सेल G1 में ही रुकी रहेगी, वो आगे मूव नहीं कर पाएगी, ठीक है। और मान लो कुछ ऐसी कंडीशन है कि फुलफिलमेंट हो भी नहीं सकता, प्रोटीन्स बन ही नहीं सकते, डेफिशिएंसी है, ठीक है। जो भी चीजें चाहिए थी कुछ बनाने के लिए, प्रोटीन्स के लिए या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए, उनकी डेफिशिएंसी है, वो बन ही नहीं सकती। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेल को G0 फेज में भेज दिया जाएगा, क्योंकि G0 में वो डिवाइड नहीं होगी ना, फिर वो क्या करेगी, वो रेस्टिंग स्टेज में है कि जब तक कंडीशंस फुलफिल नहीं हो जाती, जब तक पूरा सामान नहीं आ जाता, तब तक तुम G0 में रहो, और सेल डिवीजन क्या होगा, वहां पे रुक जाएगा, ठीक है। एक तो कंडीशन ये हो गई। सिमिलरली जैसे ये दिया है सेल ग्रोथ चेक पॉइंट, G1 में वो चेक करेगा कि क्या प्रॉपर सेल की ग्रोथ हुई, प्रॉपर डीएनए वो प्रोटीन्स बने, एंजाइम्स बने, आरएनएस बने या नहीं बने, ठीक है। बने तो आगे मूव करो, नहीं बने तो रुके रहो या फिर G0 फेज में चले जाओ, ठीक है। एस फेज में क्या करेगा कि डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ या नहीं हुआ। अगर रेप्लिकेशन ठीक से हुआ है तभी सेल G2 में एंटर करेगी और फिर M में। अगर डीएनए रेप्लिकेशन ठीक से नहीं हुआ या हो तो गया लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गलत हुआ है, तो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स होते हैं यहाँ पर। इन सभी में रिपेयर मैकेनिज्म्स होते हैं चेक पॉइंट्स के। डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, वो क्या करेगा, वो रिपेयर करेगा, जो भी गड़बड़ी रेप्लिकेशन में हुई है उसको वो करेक्ट करेगा, ठीक है। करेक्ट करने के बाद ही सेल G2 में एंटर करेगी, ठीक है। सिमिलरली माइटोसिस का चेक पॉइंट है, उसमें देखा जाएगा कि न्यूक्लियस या क्रोमोसोम्स का जो डिवीजन होना था, यानी कि कैरियोकाइनेसिस, वो सही से हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। सिमिलर एक जनरल सी बात है कि अगर काम सही से हुआ है तभी सेल आगे मूव करेगी, और अगर कोई भी स्टेज में G1 में, S में, G2 में या M में कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं हुआ है तो या तो सेल रिपेयर करेगी उस चीज को, नहीं तो अगर रिपेयर नहीं कर सकती तो वहीं पर सेल साइकिल क्या होगी, हमारी अरेस्ट हो जाएगी। रिपेयर करने में बेटा डिपेंड करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे आप डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ोगे ना नेक्स्ट 12th क्लास में, तो रेप्लिकेशन में क्या होता है, कभी कभी म्यूटेशन हो जाता है, ठीक से ज्वाइन नहीं हुई चीजें, तो डिपेंड करता है कि कितना टाइम उस कितना प्रॉब्लम है सेल का, ठीक है। रेप्लिकेशन में क्या क्या गड़बड़ी है, कभी कभी क्या होता है जीन्स में ही प्रॉब्लम हो जाती है, जीन्स में ही प्रॉब्लम है,
तो वो रोक ही नहीं पा रही सेल साइकिल को, तो उसमें क्या होगा, सेल साइकिल चलती ही रहेगी। और उसी कंडीशन में बोलते हैं, मान लो जीन्स में प्रॉब्लम हो गई, वो रोक नहीं पा रही, वो साइड चेक पॉइंट पे क्या कर रही है, वो चेक ही नहीं कर पा रही, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रिपेयर मैकेनिज्म भी काम नहीं करेगा। तो वहीं क्या होता है, सेल डिवाइड हुए जा रही है जबकि रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो वो कंडीशन हो जाती है, वो कैंसर हो जाता है फिर, या ट्यूमर का फॉर्मेशन जो हम बोल देते हैं। ट्यूमर क्या है, एक तरीके से कंटिन्यूअस ग्रोथ ही तो है सेल की, कि रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन सेल ग्रो करे जा रही है, करे जा रही है, तो उस कंडीशन में रिपेयर मैकेनिज्म भी फेल हो गए। ठीक है, तो वो जेनेटिक लेवल पर भी चीजें डिपेंड करते हैं कि कितने लेवल की गड़बड़ी है। नहीं तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, मान लो कुछ नहीं है, सिंपल सा प्रॉब्लम है, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में सेल रिपेयर कर लेगी। अब आप ये देखो ना, ये पूरा प्रोसेस 24 आवर में चलना है, पूरा साइकिल। ठीक है, तो ये सब डिपेंड करता है कि लेवल क्या है रिपेयर का। ठीक है, नहीं तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में अगर माइन्यूट सा प्रॉब्लम है तो वो साथ के साथ ही क्लियर होता जाता है। आप 12th में जब डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ोगे ना, तो उसमें देखना रेप्लिकेशन के साथ साथ ही रिपेयर भी चलती रहती है। आगे आगे सेल बनता जा रहा है डीएनए, और पीछे पीछे क्या हो रहा है वो ये देखते जा रहा है रिपेयर मैकेनिज्म की, कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। इतना हाई लेवल ना हम इसमें पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में। ठीक है, लेकिन सब चीजें प्रेजेंट हैं, और बहुत देखा जाए तो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है सेल्स का। ठीक है, समझ आई ये बात। चलो जी नॉट बता देती हूँ। जी नॉट में देखो क्या था, G1 S G2 और M, ऐसे चलती है सेल साइकिल। M फेज में क्या हुआ, ये साइकिल है ना, तो दोबारा घूम के यहीं आएगा। एक सेल था, M तक पहुंचते पहुंचते क्या हुआ, वो दो सेल्स में डिवाइड हो गया। इतना तो क्लियर है ना, ये पेरेंट थी, और जब तक M आया तो ये दो डॉटर सेल्स बन गई। ठीक है, ये जो डॉटर सेल बनी, उसके बाद ये दोबारा से जीवन में जाएगी, इंटरफेज में जाएगी ना, लेकिन जैसे ही ये जीवन फेज में एंटर होगी, अभी सिर्फ एंटर हुई है, कुछ हुआ नहीं है, यहाँ पे क्या होते हैं, इसको कुछ डिसीजंस लेने होते हैं। ठीक है, डिसीजंस लेने होते हैं, या सेल का फेट डिसाइड होगा कि सेल क्या करने वाली है। एक कंडीशन तो ये होती है कि सेल क्या करेगी, कंटिन्यू करेगी सेल डिवीजन को, तो वो क्या होगी, वो जीवन में आगे बढ़ जाएगी, एस में जाएगी, G2 में जाएगी, और दोबारा डिवाइड हो जाएगी। एक कंडीशन तो ये होगी कि वो सेल डिवीजन करेगी। दूसरी कंडीशन ये है कि हमें सेल की जरूरत ही नहीं है, उस कंडीशन में सेल कहाँ चली जाएगी, G0 में, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो वो कहाँ चलेगी, वो क्यूसेंट स्टेज, क्यूसेंट प्रॉपर इसको क्यूसेंट स्टेज ही बोलते हैं। क्यूसेंट का मतलब होता है वो रेस्टिंग स्टेज में चली गई, वो डॉर्मेंट है, वो स्लीपिंग है। ठीक है, वो सिर्फ डिवाइड नहीं हो रही, लेकिन उसका मेटाबॉलिज्म अभी भी चल रहा है, वो डेड नहीं हुई है। ठीक है, उसमें डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस हो रहे हैं उसको लिविंग रखने के लिए, बस वो डिवाइड नहीं हो रही। ठीक है, वो जीवन फेज में आगे नहीं बढ़ेगी, वो डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं करेगी। ठीक है, क्यूसेंट का मतलब होता है रेस्टिंग, एक तरीके से स्लीपिंग या डॉर्मेंट, डेड नहीं है वो। ठीक है, वो सिर्फ वेट कर रही है। G0 में क्या करेगी, वो वेट करेगी सिग्नल का, कि जब रिक्वायरमेंट होगा, जब सिग्नल आएगा, मान लो कोई मसल सेल में वियर और टीयर हो गया, मसल में कुछ ब्रेकेज हो गया, तो उस कंडीशन में रिप्लेस करने के लिए चाहिए ना एक सेल, तो हो सकता है ये मसल सेल इसको सिग्नल भेजे कि हाँ G0 में से सेल वापस आएगी, और वो दोबारा से डिवाइड होगी। ठीक है, तो G0 फेज में वो वेट कर रही है सिग्नल का, कि जब रिक्वायरमेंट होगी मैं तब डिवाइड होंगी। समझ आई बात गगन। क्यूसेंट का मतलब होता है रेस्टिंग, या एक तरीके से थोड़ा सा इनएक्टिव। इनएक्टिव इन द सेंस कि बस डिवाइड नहीं होगी, मेटाबॉलिज्म इज ऑलवेज वर्किंग। हाँ, वो तभी डिवाइड होगी जब रिक्वायरमेंट होगी। इसमें भी G0 में एक तो ये मैंने सिग्नल वाली बात बता दी कि वो वेट कर रही है, दो कंडीशन है इसमें भी, वो वेट कर रही है, जब रिक्वायरमेंट होगी तब आएगी और एक्टिव हो जाएगी। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मान लो ये क्या हो गई, ये स्पेशल सेल बन गई। ठीक है, स्पेशल सेल मतलब डिफरेंशिएट हो गई है, ब्लड सेल बन गई, डिवाइड नहीं हुई, सेल का जरूरत नहीं है, सेल का इंक्रीज नहीं करना नंबर, उसे क्या करना है, बस जो सेल थी वो एक सेल बन के क्या चली गई, ब्लड सेल बन गई। मान लो इनिशियली हमारी बॉडी में जो सेल होती है ना, वो कोई भी स्पेसिफिक सेल नहीं होती, वो कैसी होती है, वो जनरल सेल होती है, उसमें कुछ डिफरेंशिएशन नहीं हुआ होता। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि मान लो हंड्रेड्स ऑफ सेल्स थी हमारी बॉडी में, ये सब सेम थी, इन्हें ये नहीं पता कि क्या काम हमने करना है, लेकिन मान लो ये 6 जो मैंने बनाई है, इन 6 को अलग अलग काम दिए गए, एक को ब्लड सेल बनना है,
एक को हार्ट का सेल बनना है, एक को मसल का बनना है, एक को स्किन का, एक को डाइजेस्टिव का और एक को न्यूरॉन का। ठीक है, इट मीन्स जो ये पहले किसी को नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, मैंने इनको 6 काम दे दिए, 6 काम दे दिए, इट मीन्स मैंने इनको क्या कर दिया, स्पेशलाइज कर दिया, मैंने इनको डिफरेंशिएट कर दिया कि अब तुम यही काम करोगी और कोई नहीं करोगी। जैसे क्या होता है बॉडी में, ये बोलते हैं ना डिविजन ऑफ लेबर है, कि जो काम जिसको मिला है वो कर रहा है, वो उसमें एक्सपर्ट है। तो क्या होता है जी नॉट में ये भी हो जाता है कि सेल डिवाइड नहीं होगी लेकिन वो डिफरेंशिएट हो जाएगी। वो मान लो किसी स्पेसिफिक काम करने के लिए बन चुकी है, वो तैयार हो गई, तो वो क्या करेगी, वो वही काम करेगी जब तक उसका लाइफ स्पैन है, वो करती रहेगी वो काम, और लास्ट में क्या होगी, वो डेड हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई बात मोहित, गगन? ठीक है ना, तो इसको पढ़ लेना, बुक में से दोबारा पढ़ना, अगर कुछ समझ नहीं आएगा हम दोबारा देख लेंगे एक बार। ठीक है, एक बार में देखो कुछ भी क्लियर नहीं होता, जब तक सुनोगे, पढ़ोगे, अपने आप पढ़ोगे। अब तुम अपने आप भी पढ़ोगे ना, तब तुम्हारे बात दिमाग में 10 बातें और आएंगी कि ऐसा क्या और ऐसा क्या। ठीक है, तो इसको पढ़ना, कोई डाउट होगा हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ये लास्ट स्लाइड देखे या जा रहे हो? सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस ये देख लो बस, उसके बाद ओवर हो जाएगा। ये हमने पहले भी डिस्कस करा है, माइटोसिस खत्म हो जाएगा इसके बाद। कि माइटोसिस का रिक्वायरमेंट क्या है, ग्रोथ के लिए। ठीक है, ग्रोथ कैसे, जैसे कि सोमैटिक सेल्स ही, हमारी बॉडी में जो भी सेल्स हैं वो सोमैटिक सेल्स हैं, ये सब ग्रो हो रही है। हमारी बॉडी कैसे ग्रो हो रही है, प्लांट कैसे ग्रो हो रहा है, क्योंकि ये सेल डिवाइड हो रही है, तो 1 से 2 सेल जब बढ़ रही है तो ग्रोथ हो रही है। तो माइटोसिस का क्या रोल है, ग्रोथ में रोल है। सेकेंड हमने देखा था रिपेयर, कोई बॉडी में क्या हो रहा है, ब्रेकेज हो गई, सेल क्या हो गई, डेड हो गई, तो सेल को रिपेयर करना और रिप्लेस करना वो किसका काम है, माइटोसिस का काम है। ठीक है, तीसरी बात, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक सिंगल सेल से ही डेवलप हुए हैं, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, है ना। जाइगोट में क्या होता है, मल्टीपल जब डिविजन्स हो रहे हैं तब क्या होती है, पूरी एक बॉडी बन गई हमारी। ठीक है, जाइगोट में क्या होता है, ये माइटोसिस ही होता है, जिससे क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। वो सेल बढ़ के क्या बन रहे हैं, कोई ऑर्गन कुछ बना रहा है, कोई हैंड बना रहा है, कोई माउथ बना रहा है, कोई हमारा स्टमक बना रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये माइटोसिस के थ्रू ही हो रहा है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, कुछ रिप्रोडक्शन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ ऑर्गेनिजम्स में माइटोसिस के थ्रू ही होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जैसे कि ईस्ट में, ईस्ट क्या है, फंगस है ना, ध्यान है सबको, ईस्ट क्या है, फंगस। और इसमें आपने देखा होगा बड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ऐसे क्या होगा, एक बड बनेगी, ठीक है ना, और वो बड क्या होती है, धीरे धीरे ग्रो करेगी, और ग्रो करने के बाद वो डिटैच होके नया ईस्ट का सेल बना लेगी। तो ये क्या है, ये भी माइटोसिस ही है। ये जो बड बन रही है ये माइटोसिस के थ्रू बन रही है, क्योंकि पेरेंट सेल और जो बड की सेल थी वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो ये भी माइटोसिस है। तो या फिर हाइड्रा का एग्जांपल ले लो, हाइड्रा में भी क्या होता है, हाइड्रा में भी एक बड बनती है ऐसे छोटी सी, वो क्या है, वो आउटग्रोथ है, वो माइटोसिस के थ्रू बनी, और धीरे धीरे क्या होगी, ये बड ग्रो करती जाएगी और थोड़ी देर बाद ये डिटैच होके गिर जाएगी नीचे सॉइल पर, और क्या बना लेगी, एक नया हाइड्रा का फॉर्मेशन कर लेगी। तो क्या होता है, माइटोसिस क्या कर रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहा है कुछ ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, तो यही पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं। एक लास्ट पॉइंट है कि मेंटेन करता है माइटोसिस डीएनए का कॉम्पोजिशन इन द सेल। डीएनए का कॉम्पोजिशन कैसे, एस फेज में हमने देखा कि डीएनए क्या हो रहा है, डबल हो रहा था। अगर सिर्फ एस फेज हो गया और माइटोसिस नहीं हुआ तो सेल का क्या हो जाएगा, रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा ना। सेल में क्या हो गया, सेल में सिर्फ डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा, जितने क्रोमोसोम्स 46 होने थे वो 46 की जगह डबल होके कितने हो जाएंगे, 92 हो जाएंगे, 92 थ्रेड्स हो जाएंगे। तो ऐसा तो सेल का पूरा रेशियो डिस्टर्ब हो गया। तो इस कंडीशन में क्या है, इसको रीस्टोर करने के लिए माइटोसिस इज इंपॉर्टेंट। जब तक माइटोसिस नहीं होगा ये कंडीशन क्या रहेगी, डिस्टर्ब्ड रहेगी। ठीक है, तो क्या कर रहा है, एक तरीके से डीएनए के अमाउंट को दोबारा से रीस्टोर कर रहा है, 46 में वो दोबारा डिवाइड कर देगा। समझ आई ये बात, बोलो। यस मैम। ठीक है ना, तो दिस इज ऑल अबाउट माइटोसिस।